नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने पहली से 15 अक्टूबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय निर्माण के साथ देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प सबके सामने रखा। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे मंच से शौचालय शब्द का उपयोग भी करेगा। ये शुरुआत थी देश में एक नए जन संकल्प की, जो एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत का सपना पूरा हुआ। जब यह अभियान शुरू हुआ था तो इसे महज साफ सफाई से जोड़कर देखा गया, लेकिन बीते 10 वर्षों में न केवल स्वच्छता के जज्बे को मंजिल मिली, बल्कि इससे आत्मनिर्भरता में एक नई राह भी निकली है। स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अब एक नए सफर पर चल पड़ा है। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को भारतीय सामाजिक ताने बाने के फोकस में लाकर खड़ा कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ने किस तरह से गरिमामय और स्वस्थ जीवन प्रदान किया है, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शब्दों में। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। श्रोताओं, स्वच्छता की क्रांति ही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा है। इस पर आपके साथ विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं पत्रिका के वर्तमान अंक के अन्य समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर उन्हें नमन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, शिक्षा दिवस पर शिक्षकों को सम्मान, पीएम मोदी का सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा, 3 नए वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी, पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का लहराता परचम, सेमीकंडक्टर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इकोनॉमिक टाइम्स और जल संचय कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन इस अंक में शामिल हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग अर्थव्यवस्था का एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, कार, चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने में भारत सरकार हर संभव मदद दे रही है। इन्हीं नीतियों के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपए के निवेश भारत में हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दुनिया के हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। इसी लक्ष्य की मजबूती के लिए पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की और ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर रहा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन कर भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
सेमिकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। जल संरक्षण न केवल भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, बल्कि ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के भी करीब है। पीएम मोदी की इसी प्रतिबद्धता की झलक गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधन में दिखाई दी। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने गुजरात के सूरत से जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और लंबे समय तक जल स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जल संरक्षण सिर्फ नीतिगत मामला नहीं है, बल्कि यह है एक प्रयास और हम सबकी जिम्मेदारी भी। जल वो पहला मापदंड होगा जिसके आधार पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी। जल सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि ये तो जीवन और मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और जल संरक्षण की जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि भारत में दुनिया के पीने लायक पानी का केवल 4% ही मौजूद है। देश में भले ही कई नदियां हैं, लेकिन बड़े भौगोलिक क्षेत्र पानी से वंचित है और भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पानी की कमी ने लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डाला है। प्राचीन शास्त्रों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जल को बचाना और उसका दान करना सेवा का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि सभी तरह के जीवन जल से ही शुरू हुए हैं, उसी पर निर्भर हैं। भारत के पूर्वज जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जानते थे। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही अतीत में हजारों करोड़ रुपए की जल संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हों, लेकिन नतीजे पिछले 10 वर्षों में ही दिखाई दे रहे हैं। सरकार की नीतियां और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की वजह से ही जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। जल संचयन अभियान की विस्तृत जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया। हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। जिला न्यायपालिकाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खासतौर पर जिला न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले उसी का दरवाजा खटखटाता है, इसलिए ये न्याय का पहला केंद्र और पहली सीढ़ी है। जिला न्यायालय हर तरह से सक्षम हो और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है और इस आयोजन को पत्रिका में विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षक अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के जरिए न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध करते हैं। अद्वितीय योगदान देने वाले इन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित ऐसे ही 82 विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सम्मानित शिक्षकों से संवाद किया।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को भारत की विविधता को जानने के लिए शैक्षणिक भ्रमण पर ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ विशेष सीखने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने देश के बारे में समग्र रूप से जानने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की और संवाद किया। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने शिक्षण अनुभव साझा किए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और अधिक रोचक बनाने के लिए अपनाई जाने वाली दिलचस्प तकनीकों के बारे में भी बात की। साथ ही अपने नियमित शिक्षण कार्य के साथ अपनी सामाजिक कार्यों के उदाहरण भी साझा किए। शिक्षकों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने शिक्षण के प्रति उनके समर्पण और पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा दिखाए गए उल्लेखनीय उत्साह की सराहना की, जिसे पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता मिली है। शिक्षकों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव पर भी चर्चा की। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व के बारे में बताया। संवाद के प्रमुख अंश पत्रिका में शामिल हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का असर है कि भारत हरित ऊर्जा पर पेरिस संकल्पों को पूरा करने वाले पहले G20 देशों में से एक है। कुछ इसी तरह की प्रतिबद्धता हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ और हरित धरती बनाने की दिशा में देश प्रतिबद्ध है। भारत ने हरित ऊर्जा पर पेरिस संकल्पों को तय समय से 9 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% और सौर ऊर्जा क्षमता में 3000% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत मौजूदा समाधानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हरित हाइड्रोजन दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य में आशाजनक विकल्प के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसमें एविएशन एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। व्यक्ति, संस्कृति और समृद्धि को कनेक्ट करने का काम इस क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में अवसरों के लिए नेटवर्क बनाने का लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य नागरिक तक पहुंचाने और उसे सुरक्षित, किफायती और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन पर आधारित दूसरे एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की अपील की, जो विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक दूरदर्शी रोड मैप है। इस आयोजन की सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। देश की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत और व्यापक बनाने के साथ साथ यहाँ की जरूरतों के अनुसार विश्व के अनेक देशों के साथ पिछले एक दशक में भारत सरकार ने अपने संबंधों को एक नई ताकत दी है। इसकी वजह से वैश्विक मंच पर न सिर्फ भारत सशक्त हुआ है, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों का सम्मान भी बढ़ा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर थे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान तीनों देशों के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक समझौते हुए। इन सभी समझौतों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मिलते हैं नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का इंतजार। दीजिए आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। धन्यवाद।